मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। मैं प्रियंका रोहेला आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 3 का चैप्टर 1 प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 2 संसद को पढ़ेंगे। ये आपके इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस चैप्टर से जुड़े हुए, जैसे कि आपका संसद की शक्ति और कार्यों के बारे में यहाँ पे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। सेकंड में आपके राष्ट्रपति की शक्ति और कार्यों के बारे में पूछा गया। थर्ड में आपको संसद की प्रकृति व्यवहार की, संसद के क्या कार्य हैं, क्या शक्तियाँ हैं, क्या वो करती है क्या नहीं करती है, कैसे अलग हैं, ये सब पूछा गया है। ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान में रख के आप अपने इस चैप्टर की तैयारी कीजिए। हमारे इस चैप्टर का नाम है संसद, और संसद के बारे में आज हम डिटेलिंग से जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो संसद क्या होता है? संसद केंद्र सरकार का एक विधायी अंग होता है। विधायी अंग का मतलब है कि एक ऐसा अंग जो कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है या उसको पूरा करता है। ठीक है, कानूनों का निर्माण करता है। कानूनों का निर्माण कौन करता है? संसद करती है हमारी। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार, ये सरकार का वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। तो जो आपकी सरकार है उसको 3 अन्य नामों से भी जाना जाता है। संसद जो है आपकी कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार और वेस्ट मिनिस्टर मॉडल। वेस्ट मिनिस्टर मॉडल का मतलब यहाँ पे वेस्ट से है। ठीक है, जो आपकी वेस्ट कंट्रीज़ हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब, इसलिए उनके मिनिस्टर के स्वरूप के में भी जाना जाता है। हम जानेंगे इनको ये नाम क्यों दिया गया है। आइवर जेनिंग्स के द्वारा संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा गया, क्योंकि इसमें शक्ति का जो केंद्र बिंदु है वो कैबिनेट होता है। कैबिनेट के बारे में हमने अपने लास्ट चैप्टर प्रधानमंत्री के अंदर पढ़ा था कि कैबिनेट क्या होता है। कि प्रधानमंत्री जब चुना जाता है उसके बाद जो उसके दल के अन्य सदस्य होते हैं उनको जोड़ के क्या बनाई जाती है? मंत्रिपरिषद बनाई जाती है। और मंत्रिपरिषद के अंदर से ही कुछ इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं, 15-20 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है मंत्रियों का, जिनको इम्पॉर्टेंट जितने भी विभाग होते हैं उनका वितरण किया जाता है। और यही जो कुछ चुनिंदा लोगों को मिला के एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, मंत्रिमंडल बनाई जाती है, और इसको ही हम क्या कहते हैं? कैबिनेट भी कहते हैं। तो इसलिए आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि जो शक्ति का केंद्र बिंदु है वो कौन है? कैबिनेट है, क्योंकि कैबिनेट ही ज़्यादातर सारे इंपॉर्टेंट निर्णयों को लेते हैं। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो हमारी कैबिनेट होती है, संसद में हमारे 3 अंग होते हैं। ठीक है, संसद के अंदर 3 आते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो ये 3 अंग होते हैं संसद के, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और इन तीनों के प्रति कैबिनेट जो होती है वो उत्तरदायी होती है। कैबिनेट कोई भी कार्य करेगी तो उससे हर प्रकार का प्रश्न पूछना और उससे जवाब लेने का कार्य राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का होता है। ठीक है, इसलिए इसे उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। संसदीय व्यवस्था की शुरुआत करने वाली ब्रिटिश संसद के द्वारा इसकी शुरुआत करने के बाद इसे सरकार का वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। तो इस संसदीय व्यवस्था की शुरुआत जो है संसद की, इस प्रकार की संसद की शुरुआत किसने की थी? ब्रिटिश संसद ने की थी। इसलिए, और जो ब्रिटेन है आपका वो वेस्ट में पड़ता है, इसलिए इसे वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे संसद के गठन के बारे में कि संसद को बनाया कैसे जाता है। तो अनुच्छेद 79 के द्वारा भारत की संसद के मुख्य 3 घटक हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जो आपकी लोकसभा होती है उसको भंग किया जाता है, जैसा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सलाह या परामर्श देके राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करवा सकते हैं। और लोकसभा भंग करने के बाद क्या होता है? आपकी सरकार गिर जाती है, सभी मिनिस्टर्स और प्रधानमंत्री सहित जो सरकार है वो पूरी तरीके से हट जाती है और एक नई लोकसभा का गठन होता है। मतलब दोबारा से चुनाव करवाने पड़ते हैं। तो लोकसभा भंग होने का मतलब होता है सरकार का पूरी तरीके से हट जाना। जबकि जो आपका राज्यसभा होती है वो एक स्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा है उसको भंग नहीं किया जा सकता। पहली बात तो इसलिए क्योंकि जो राज्यसभा है उसमें कोई भी जो मेंबर्स चुन के आते हैं वो प्रत्यक्ष तौर पे नहीं चुने जाते हैं, मतलब डायरेक्ट चुनावों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को नहीं चुना जाता है। इस वजह से भी राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। और दूसरा इस वजह से क्योंकि ये भंग नहीं होती, और भंग इसलिए नहीं होती है कि राज्यसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उनका जो टर्म होता है, ठीक है, मतलब उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है वैसे तो। और लेकिन फिर भी 6 वर्ष के बाद भी पूरी तरीके से जो राज्यसभा है वो खाली नहीं होती है। हर 2 वर्ष के अंतराल पर, मतलब हर दो दो
मतलब 2 साल के गैप में क्या होता है कि 1/3 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के, उनको उनके पद पे से हटा दिया जाता है, उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। लेकिन मतलब आधे तो फिर भी रह गए ना, मतलब राज्यसभा तो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है, और 1/3 जो हटे उनकी जगह फिर 1/3 नए आ गए। तो ये निरंतर चलने वाली संस्था है, इसी वजह से इसको स्थायी सदन कहा जाता है। और राष्ट्रपति जो है आपके, वो एक ऐसा पद है जो कभी भी खाली नहीं रहता है। आपातकालीन स्थितियों में भी, आपातकालीन स्थिति का मतलब है कि अगर राष्ट्रपति बीमार हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, उस टाइम पे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति के पद का जो कार्य होता है उसको संभालते हैं, मतलब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं उपराष्ट्रपति। लेकिन जो राष्ट्रपति का पद है वो एक ऐसा पद है, वो कभी भी खाली नहीं रहता है, उनकी जगह कोई ना कोई कार्य करेगा ही। उपराष्ट्रपति करेंगे, वो नहीं होंगे तो अध्यक्ष को लगाया जाएगा, या जो आपके सुप्रीम कोर्ट्स के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनको लगाया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहता है। संविधान में संसद का उल्लेख, भाग 5 हमने पढ़ा था कि संविधान के अंदर कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, और 22 भागों में से जो आपका 5वां भाग है संविधान का, उसके अनुच्छेद 69 से लेकर 123 तक संसद का उल्लेख किया गया है संविधान के अंदर। अब जैसा कि हमने पढ़ा, जो संसद होती है वो कैसी है, एक विधायी संस्था है, मतलब कानून निर्माण करने वाली संस्था है। तो हम जानेंगे कि संसद के अंदर विधायी प्रक्रिया होती कैसे है, मतलब कानूनों का निर्माण होता कैसे है। तो संसद के दोनों सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में विधायी प्रक्रिया एक जैसी होती है, और दोनों में एक जैसे स्टेप्स को फॉलो किया जाता है कानूनों को बनाने के लिए। और कोई भी कानून बनने से पहले या अधिनियम बनने से पहले क्या होता है, विधेयक के नाम से जाना जाता है। कोई भी ऐसा कानून जो अभी लोकसभा या राज्यसभा में पास नहीं हुआ है, या राष्ट्रपति की सहमति या हस्ताक्षर नहीं हुए हैं उस पर, उसको जब तक विधेयक बोला जाएगा। ठीक है, एक प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा या राज्यसभा में, उसको फिर लोकसभा की सारी प्रक्रिया सबका उस पर वोट लिया जाता है कि कौन सहमत है कौन असहमत है। उसके बाद उसको राज्यसभा में भेजा जाता है, फिर राज्यसभा में मतदान उस पर किया जाता है, फिर वहाँ पे लोग देखते हैं कि कितने लोग पक्ष में है कितने विपक्ष में है। उसके बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति उनको पहले समीक्षा करते हैं उसकी, फिर उसके बाद अगर सहमत है तो उस पर अपनी सहमति देके हस्ताक्षर करते हैं। उसके बाद कोई भी विधेयक जो है वो अधिनियम में कानून का रूप लेता है और उसको संविधान में जोड़ दिया जाता है। ये आपको मैंने एक शॉर्ट में प्रक्रिया बता दी, लेकिन अभी हम थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि जो कानून है उनका निर्माण किया कैसे जाता है। तो जो आपके विधेयक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक विधेयक और निजी विधेयक। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जो सार्वजनिक विधेयक होते हैं आपके, ये आपके जो दल, मतलब जिस सरकार की पार्टी की सरकार बनी हुई है, जिस पार्टी की सरकार बनी हुई है उसके जो मंत्री होते हैं वो इनको पेश करते हैं। और जो निजी विधेयक होते हैं आपके, वो दल के हों, मतलब पार्टी के हों या विपक्ष के हों, सत्ता या विपक्ष के हों, ठीक है, पक्ष या विपक्ष किसी के भी जो गैर मंत्री होते हैं या मंत्री होते हैं वो उनको रख सकते हैं लोकसभा या राज्यसभा में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें कि ये वाले जो सार्वजनिक विधेयक होते हैं ये पार्टी के मंत्रियों द्वारा, और जो निजी विधेयक होते हैं चाहे वो पार्टी के नेता हों चाहे ना हो, कोई भी इसको रख सकता है संसद में। संसद में पेश किए गए जो विधेयक होते हैं उनको 4 श्रेणियों में बांटा जाता है, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। जो साधारण विधेयक होता है वित्तीय विषयों से अलग, मतलब पैसों के से रिलेटेड कोई भी कानून अगर बनाना होगा तो उससे अलग कोई विषय अगर हो उसको साधारण विधेयक के अंतर्गत रखा जाता है। जो साधारण विधेयक होता है इसको लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पहले लाया जा सकता है। फिर आता है आपका धन विधेयक, मतलब कराधान, सार्वजनिक व्यय जैसे वित्तीय मामलों से संबंधित होता है ये। धन विधेयक आपका एक ऐसा विधेयक होता है जिसको केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ठीक है, राज्यसभा में इसको पेश नहीं किया जा सकता पहले। मतलब जैसे कि कानून बनाने की जब प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो सब फर्स्ट स्टेप होगा ना, उसमें सिर्फ ये लोकसभा में रखा जाएगा सबसे पहले, राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा। जैसे कि जो आपका साधारण विधेयक है उसको लोकसभा या राज्यसभा फर्स्ट स्टेप में आप किसी में भी रख सकते हैं मंत्री, चाहे वो राज्यसभा से शुरुआत करें कार्रवाई की चाहे लोकसभा से। लेकिन जो धन विधेयक होता है उसकी शुरुआत केवल और केवल लोकसभा से होती है। और इसके अंतर्गत ऐसे विधेयक होते हैं जैसे कर्जे से संबंधित हो गए, या फिर जो आपकी संचित निधि होती है सरकार की, एक ऐसा कोष जहाँ पर भारत सरकार का जितने भी टैक्स वगैरह होता है, पूरे देश से कलेक्शन होता है, बाहर से अंदर से, वो सब जहाँ पे आता है और वहाँ से जो खर्चे निकालने होते हैं सरकार को, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी कानून वगैरह बनाए जाएंगे वो धन विधेयक के अंतर्गत आएंगे। फिर आता है आपका वित्त विधेयक। सुनने में दोनों एक जैसे लगेंगे, धन और वित्त दोनों ही पैसों के मामले हैं।
डिफरेंस ये है कि धन विधेयक के अंदर जो सरकार को देना है या फिर कोई कार्य ऐसा करना है कि खर्चा करना है कहीं पे, उससे रिलेटेड आएगा, अपना निजी। और वित्त विधेयक के अंदर ऐसे मामले आते हैं जैसे सरकार को अगर कोई लोक कल्याणकारी कार्य करना है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है, उसके लिए पैसे चाहिए संचित निधि से, तो उससे जुड़े हुए जितने भी मामले आएंगे वो वित्तीय विधेयकों के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है आपका संविधान संशोधन विधेयक। संविधान के अंदर जितने भी आपके नियम कानून बने हुए हैं उनके अंदर कोई सुधार करना है, कुछ उसमें बढ़ाना है, कुछ उसमें घटाना है, तो वो आपके संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत आता है। जो आपकी संविधान संशोधन विधेयक है उसके अंतर्गत संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं उनको संविधान संशोधन विधेयक कहा जाता है। अब जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है उसको हम साधारण विधेयक से समझेंगे यहाँ पे। तो कानून की किताब में जगह पाने के लिए हर बिल, साधारण बिल क्या होता है, 5 चरणों से गुजरता है आपका, ठीक है। 5 स्टेप्स होते हैं जिनसे आपका जो कोई भी विधेयक होता है वो कानून बनता है। पहले प्रथम वाचन में क्या होता है कि संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, इसमें मंत्री या किसी अन्य सदस्य द्वारा इसको पेश किया जाता है। फिर इसके बाद दूसरे वाचन में इसको जो विधेयक होता है इसको अधिनियम में सबसे पहले महत्वपूर्ण चरण जो होता है इसका द्वितीय वाचन होता है, जिसमें जो ये वाले स्टेप्स हैं वो भी शामिल होते हैं। सामान्य चर्चा की बात करें तो सदन निम्नलिखित 4 कार्यों में से कोई एक कर सकता है, या तो वो बिल को तुरंत या किसी अन्य निश्चित तिथि पर विचार कर सकता है। मतलब कि अगर जैसे किसी ने प्रस्ताव रखा तो जो संसद होगी वो या तो तुरंत कार्रवाई करेगी उस पर, या फिर कोई तिथि दे दी जाएगी, तारीख दे दी जाएगी कि इस तारीख पर इस बिल पर बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी। वे विधेयक को सदन की प्रवर समिति को भेज सकते हैं। एक समिति बनाई जाती है जो उसकी समीक्षा करती है, मतलब जिस मंत्री ने उस प्रस्ताव को या विधेयक को रखा है तो वो पूरी फाइल एक सबमिट करता है, तो उस फाइल को क्या होता है, प्रवर समिति के पास भेजा जाता है। प्रवर समिति उसकी समीक्षा करती है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, रखी गई हैं, और उसके बाद फिर सदन में बताती है। यह विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेज सकता है। तो संयुक्त समिति क्या करती है, जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए कार्य करती है, वहाँ पे भेज सकते हैं। ये जनता की राय जानने के लिए विधेयक को परिचालित कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं कि जनता की राय जानने के लिए हम इसको अपलोडेड कर दिया जाता है विधेयक को। तो ये 4 में से एक काम किया जाता है जब कोई विधेयक सदन में रखा जाता है, या तो तिथि दे दी जाएगी, या प्रवर समिति के पास भेज दिया जाएगा, या संयुक्त समिति के पास भेजा जाएगा, फिर जनता की राय जानने के लिए भेज दिया जाएगा। तो जनता की राय जानने के लिए केवल ऐसे विधेयकों को भेजा जाता है जो जनता के हित में होते हैं, ठीक है। जनता के लिए अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि जनता की राय जानने के लिए उनको पोर्टल पे अपलोडेड कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेज में विधेयक को कमेटी के पास भेजा जाता है, और कमेटी क्या करती है, पूरी तरीके से अच्छे से विस्तार से प्रत्येक क्लॉज, मतलब हर एक लाइन की जांच करती है और अपने प्रावधानों में संशोधन भी कर सकता है, लेकिन इसके अंतर्निहित सिद्धांतों को बिना बदले। और जो कमेटी होती है वो इसमें संशोधन कर सकती है, मतलब कि कुछ चीज़ें ऐड कर सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य जो है, मतलब विधेयक का जो उद्देश्य है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसके बाद जिस सदन में पहले प्रस्ताव रखा गया होता है, विधेयक रखा गया होता है, उस पर विचार किया जाता है और उसके प्रावधानों को देखा जाता है कि एक्चुअली में प्रस्ताव के अंदर क्या क्या चीज़ें या बातें कही गई हैं, और उसके बाद इस पर चर्चा की जाती है और इसके ऊपर मतदान किया जाता है, वोटिंग की जाती है कि कितने लोग इस कानून या विधेयक के पक्ष में और कितने विपक्ष में हैं। थर्ड स्टेप में आपका, फर्स्ट स्टेप हमने देखा कि उसमें रखा गया, सेकंड स्टेज में अलग अलग जगहों पे उसको भेजा गया। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि बहस की जाती है, बिल पर स्वीकृति या अस्वीकृति दी जाती है। यदि उपस्थित और मतदान करने वाले अधिकांश सदस्य विधेयक को स्वीकार करते हैं तो विधेयक को सदन द्वारा पारित मान लिया जाता है, और अगर किसी विधेयक को संसद द्वारा तभी पारित माना जाता है जब दोनों सदनों में संशोधन के साथ या बिना संशोधन के सहमति के, मतलब कि या तो बिल में कुछ चीज़ें चेंज की जाएंगी, ऐड की जाएंगी, या फिर चेंज नहीं की जाएंगी, ठीक है, चेंज करके या फिर बिना चेंज करे अगर आगे बढ़ा दिया जाता है, उस पर पक्ष ज़्यादा रखे जाते हैं तो उसको पारित मान लिया जाता है। फिर आता है आपका द्वितीय सदन, मतलब कि अगर लोकसभा में पहले हुआ है तो द्वितीय सदन में राज्यसभा आ जाएगी आपकी, और राज्यसभा में भी यही सारे जो स्टेप्स होंगे उनको फॉलो किया जाएगा जो पहले वाले सदन में किया गया है। यहाँ पे 3 चरणों से होकर गुजरेगा आपका विधेयक जो है, पहले सदन द्वारा भेजे गए बिल को पास करेगा वो बिना संशोधन के, मतलब बिना किसी बदलाव के, और ऐसे मामले में बिल को दोनों सदन द्वारा पारित माना जाता है और राष्ट्रपति की सहमति के लिए फिर आगे भेज दिया जाता है। अगर उसमें कोई संशोधन नहीं कर रहा है राज्यसभा और उसने ऐसे ही उसको सही मान लिया कि सब कुछ सही है इसमें और उसको पारित कर दो, आगे बढ़ा दो,
तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और विधेयक को संशोधन के साथ पारित करें, मतलब अगर उसमें कोई बदलाव करके पारित करे, पास करे और इसे पुनर्विचार के लिए पहले सदन में लौटा दें। तो पहले में तो क्या होगा कि बिना बदलाव के आगे बढ़ा दें, और दूसरे में होगा कि उसको पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दे, या फिर क्या कर सकते हैं कि उसको कुछ बदलाव करे उसमें और दोबारा से पहले वाले सदन में इसको भेज दे कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए कि आपने जो ये विधेयक हमें भेजा है, प्रस्ताव हमें भेजा है, इसमें हमने ये सुधार करे हैं, आप अब देखिए कि हमने जो ये सुधार किए हैं क्या ये ठीक है या नहीं। बिल को पूरी तरीके से खारिज कर दे, या फिर क्या कर सकते हैं राज्यसभा वाले कि बिल को पूरी तरीके से खारिज कर दें, मतलब मनाही कर दे कि ये तो ठीक ही नहीं है, बिल्कुल इसको ख़त्म कर दीजिए और दूसरा कुछ लेके आइए। कोई कार्रवाई ना करे और इस प्रकार को बिल को लंबित रखें, मतलब या तो वो फिर बिल्कुल ना देखें राज्यसभा वाले इस बिल को या प्रस्ताव को या विधेयक को और उसको अपने पास रख लें, लेकिन ऐसा सिर्फ वो केवल 6 माह तक कर सकते हैं। यदि दूसरा सदन बिल को पूरी तरीके से खारिज कर देता है या 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करता है, एक गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसके लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की एक शक्ति होती है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। संयुक्त बैठक का मतलब जॉइंट मीटिंग, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, और वहाँ पर जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, जो लोकसभा अध्यक्ष की एक पावर होती है। और यहाँ पर जो बिल उन लोगों ने 6 महीने से अपने पास, ये 6 महीने या 6 महीने से कम अपने पास रखा हुआ था, उस पर चर्चा की जाएगी दोनों सदन के सदस्यों के द्वारा। तो इनमें से कोई एक बात जो है वो द्वितीय सदन में पूरी की जाएगी। इसके बाद जो क्या होगा कि जो राष्ट्रपति की सहमति के लिए जो है वो विधेयक को भेजा जाएगा, या तो संशोधन के साथ या संशोधन के बिना। राज्यसभा अगर किसी विधेयक को पास कर देती है तो उसको फिर राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा अकेले या संयुक्त बैठक में पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। इसके बाद जो राष्ट्रपति हैं 3 स्टेप में से एक काम कर सकते हैं उस विधेयक के ऊपर, या तो वो अपनी सहमति दे दें या अपनी सहमति को रोक लें, मतलब कि वो अपने पास रख लें इसको, या फिर सदनों को पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस लौटा दें। हमने राष्ट्रपति की शक्ति में पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति होते हैं अगर उनके पास कोई विधेयक भेजा जाता है कानून बनने से पहले सहमति के लिए दोनों सदनों से पास करके, तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो एक बार, ठीक है, केवल एक बार पुनर्विचार के लिए सदनों को इसको वापस लौटा सकते हैं, फाइल को कह सकते हैं उनसे कि आप दोबारा इस फाइल को चेक कीजिए कि आपने ये सब जो इसमें चीज़ें जोड़ी हैं वह सही हैं कि नहीं है। लेकिन अगर एक बार उन्होंने वापस भेज दिया इसको और राज्यसभा और लोकसभा ने दोबारा इसको सुधारों के साथ या सुधारों के बिना दोबारा राष्ट्रपति को भेज दिया, तो दोबारा में राष्ट्रपति इस चीज़ के लिए विवश होंगे कि उनको वहाँ पर साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो फिर मना नहीं कर सकते साइन के लिए, और ना दोबारा उसको दोबारा विचार के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, दोबारा नहीं कर सकते, एक ही बार ऐसा कर सकते हैं। अगर हम धन विधेयक की बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट विधेयक होता है, ये केवल लोकसभा में रखा जा सकता है, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत इसको रखा जाता है, और जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का वो ही क्या करता है, ये निर्णय करता है, ये डिसीजन लेता है कि कोई भी विधेयक जो धन विधेयक है कि नहीं, इसको केवल लोकसभा में रखा जा सकता है। राज्यसभा में विधेयक को संशोधित, मतलब उसमें कोई सुधार या अस्वीकार नहीं कर सकती राज्यसभा धन विधेयक को, और संयुक्त बैठक का भी प्रावधान नहीं है धन विधेयक के लिए। अगर कोई विधेयक धन विधेयक है तो उसको लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बताया जाएगा कि कोई भी विधेयक जो है वो धन विधेयक है कि नहीं है, और संयुक्त बैठक उस पर नहीं बुलाई जा सकती, केवल लोकसभा में इस पर चर्चा की जाती है। तो संसद में विधायी प्रक्रिया हमने पढ़ ली, लोकतांत्रिक शासन और कानून के शासन के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मतलब एक तरीके से एक लोकतांत्रिक शासन के अंतर्गत ये एक पहचान है कि संसद में जो विधायी प्रक्रिया अपनाई जा रही किसी भी कानून को बनाने के लिए वह कितनी ज़रूरी है। एक जटिल प्रक्रिया होती है ये, और सभी देश की ज़रूरती मतलब उभरती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कानूनों को बनाया जाता है, अधिनियम बनाए जाते हैं, पारदर्शिता इसमें रखी जाती है, जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। कोई भी अगर उसमें गलत लाइन जोड़ी गई है, कोई गलत कानून बनने जा रहा है तो उस पर राज्यसभा मतलब कि कह सकती है, अगर लोकसभा में पहले पास हुआ है तो ये रखा गया है, अगर राज्यसभा में पहले रखा गया तो लोकसभा उस पर जवाबदेहिता मांग सकती है कि आपने ये चीज़ अगर इसमें जोड़ी है तो क्यों जोड़ी है। ठीक है, जैसे जैसे भारत विकसित होता रहेगा, प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने और संसदीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा करने में विधायी प्रक्रिया महत्वपूर्ण जो आपकी वो बनती रहेगी।
ठीक है। तो जो आपकी विधायी प्रक्रिया है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर उसमें कोई कानून पास हो जाता है और वो लागू होता है तो सबसे पहले जो इफेक्ट होगा उसके वो हमारे देश के लोगों पे भी पड़ता है, लोगों पर ही पड़ता है। अब हम जानेंगे संसदीय विशेषाधिकार के बारे में। संसदीय विशेषाधिकार से यहाँ पे मतलब है संसद के सदनों के जो सदस्य हैं उनके पास क्या क्या विशेष अधिकार है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनके पास क्या क्या विशेष अधिकार उनको दिए गए हैं। तो संसदीय विशेषाधिकार व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से संसद सदस्यों द्वारा प्राप्त कुछ अधिकार और उन्मुक्तियाँ हैं, ताकि वे प्रभावी रूप से अपने कार्यों का निर्वहन कर सकें। ठीक है, उनके कार्यों में कोई भी अड़चन ना आए। जब इनमें से किसी भी अधिकार और उन्मुक्ति की अवहेलना, मतलब उसको खत्म किया जाता है, तो अपराध को विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है। ऐसा अगर कोई भी कार्य किया गया जिससे जो संसद के सदस्य हैं उनके अधिकार खत्म हो रहा हो तो उसको एक अपराध माना जाएगा और विशेषाधिकार का उल्लंघन उसको कहा जाएगा, और इस संसद के कानून के तहत दंडनीय भी होगा। संविधान में विशेषाधिकार। संविधान संसद के लिए अनुच्छेद 105 और राज्य विधानसभाओं के लिए अनुच्छेद 154, मतलब संसद के अंदर जो दोनों सदन है उसमें 105 अनुच्छेद के अंतर्गत, और जो राज्यों में संसद होती है आपकी विधानसभा जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए अनुच्छेद 154 में 2 विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है। संसद में एक तो बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, कोई भी मतलब जैसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे लोगों को दी गई है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, ऐसी संसद में बोलने की स्वतंत्रता संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को दी गई है। वो कोई भी बात, कैसी भी बात किसी को भी बोल सकते हैं संसद के अंदर, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी इसको लेके। दूसरा, जो इसके अंदर कार्य किए जा रहे हैं जितने भी संसद के अंदर, उनका प्रकाशन का अधिकार कि उसको जनता को बताया जाए। खुद का प्रकाशन होता है संसद का, वहाँ पर पूरी तरीके से निष्पक्ष तौर पर एकदम पारदर्शिता के साथ बताया जाता है कि संसद में कोई कार्य हो रहा है, कैसे हो रहा है और किस प्रकार से हो रहा है। तो ये 2 प्रकार के अधिकार हैं संसदीय विशेषाधिकारों के अंतर्गत। अब हम जानेंगे संसद की शक्तियों और कार्यों के बारे में कि संसद को क्या क्या शक्तियाँ और कार्य दिए गए हैं। पहले आता है आपका विधायी कार्य। केवल संसदीय संघ सूची, ठीक है, जो आपका संविधान है उसके अंतर्गत जो हमने, मतलब संविधान के अंदर आपके 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें से आपकी जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में आपकी 3 लिस्ट दी गई हैं। एक है आपकी संघ सूची, दूसरी है आपकी राज्य सूची और तीसरी है आपकी समवर्ती सूची। ठीक है, 3 सूचियाँ दी गई हैं। अब 3 सूचियों में मतलब कि ये जो आपकी लिस्ट है, 3 लिस्ट हैं आपकी संघ, राज्य और समवर्ती। इसमें यह है कि इसमें बहुत सारे विषय लिखे हुए हैं, जैसे संघ में बहुत सारे विषय लिखे हुए हैं, राज्य में बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, समवर्ती में बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। तो संघ सूची में संघ वाली जो लिस्ट है आपकी, उसमें जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं उन पर केवल जो केंद्र सरकार है वही कानून बना सकती है, और जो राज्य सूची है आपकी, राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स लिखे गए हैं उसमें केवल राज्य सरकारी रूल्स बना सकती है उन विषयों पर। और जो समवर्ती सूची है इसमें संघ और राज्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर उन टॉपिक्स पर रूल्स बना सकते हैं जो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। तो ऐसे ही जो आपके विधायी कार्य है, मतलब कानून बनाने का जो कार्य है, वो संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है और केवल संसद ही इस पर कार्य कर सकती है, मतलब कानून बना सकती है। और राज्य विधानमंडलों के साथ संसद को समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है, और समवर्ती सूची में भी इस कार्य को रखा गया है, कानून निर्माण के कार्य को, जिसमें जो राज्य विधानमंडल होते हैं आपके, राज्यों की सरकार होती है, वो संघ सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ समवर्ती सूची पर कार्य करती है। जिन विषयों का किसी भी सूची में उल्लेख नहीं है उनकी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित होती हैं। और एक आते हैं आपके अवशिष्ट विषय। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से जो टॉपिक रह जाते हैं, जो विषय रह जाते हैं, उनको अवशिष्ट शक्तियों के तौर पर संसद को दिया गया है एक तौर पे, और जो आपके राष्ट्रपति होते हैं वो इनके हेड होते हैं। दूसरा कार्य होता है संसद का वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य के अंतर्गत जो संसद होती है वो धन की रक्षा करती है, धन की संरक्षा करती है, और सरकार जो है वो संसद की मंजूरी के बिना ना तो जनता पर कोई कर लगा सकती है और ना ही पैसा खर्च कर सकती है। ठीक है, और संसद के अंतर्गत आपकी 3 चीज़ें हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों की जब सहमति होगी तभी जो है सरकार जो सत्ता में है इस टाइम, वो कोई भी कर लगा पाएगी, जब तीनों की मंजूरी होगी, और तभी वो पैसा खर्च कर पाएगी किसी भी कार्य के लिए। बजट को हर साल संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ठीक है, संसद में ये जो बजट है आपका पता ही होगा, हर साल रखा जाता है। फिर आता है आपके चुनावी कार्य। ये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है जो आपकी संसद होती है, और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करवाती है।
लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है तथा जो राज्यसभा होती है वो अपने उपसभापति का चुनाव करती है। अब आप देखेंगे उपसभापति का नाम लिखा है यहाँ पे, सभापति का नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वही कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो पावर होती है संसद की वो होती है पदच्युत करने की शक्ति, मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके पद से हटाने की शक्ति। कुछ उच्च पदाधिकारियों को संसद की पहल पर पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। संसद ही ये डिसाइड करेगी कि किसी व्यक्ति को उसके पद से कैसे हटाया जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, या आपके लोकसभा अध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के उपसभापति हो गए, ये सब। ये संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटा सकती है। महाभियोग मतलब कुछ सदस्यों द्वारा चुनाव करवाया जाता है, पक्ष विपक्ष में वोट डाले जाते हैं कि राष्ट्रपति को हटाया जाए या ना हटाया जाए, कितने लोग पक्ष में कितने लोग विपक्ष में। ऐसे ही सर्वोच्च न्यायालय का, ऐसे ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ भी किया जाता है। संविधान में संशोधन, संविधान में अधिकांश हिस्सों में संसद द्वारा विशेष बहुमत से संशोधन किया जाता है। ठीक है। जो आपके संशोधन होते हैं संविधान में वो दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं विशेष बहुमत से, एक होते हैं साधारण बहुमत से। जो साधारण बहुमत से संशोधन किए जाते हैं ये आमतौर पर हर चीज़ के लिए मतलब किए जा सकते हैं, जबकि जो विशेष बहुमत से कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तो इस पर भी कौन कार्य करता है? संसद ही कार्य करती है। विशेष बहुमत से मतलब यहाँ पे ये है कि उसमें ज़्यादा लोगों को पक्ष में होना ज़रूरी होता है, तो विशेष बहुमत हो जाता है। कुछ प्रावधानों में केवल राज्यों के अनुमोदन से संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है, और आपके कुछ कानून ऐसे भी हैं जो जहाँ पर राज्यों से भी पूछना पड़ता है, राज्य सरकारों से भी परमिशन लेनी होती है कि इस चीज़ में संशोधन सुधार किया जाए या ना किया जाए। संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, और संसद के पास भी ये पावर नहीं है कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसको चेंज कर सके। जैसा कि हमने आपका यूनिट 2 में हमने पढ़ा था केशवानंद भारतीवाद, उसमें बताया गया था जो मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जाएगा। न्यायाधीशों के द्वारा हम ये वर्डिक्ट दिया गया था। ठीक है। सुनवाई की गई थी केशवानंद भारती मामले में कि मूल ढांचा जो है उसको सरकार नहीं छेड़ेगी, संसद नहीं छेड़ेगी, किसी के पास भी अधिकार नहीं है कि उसके मूल ढांचे को, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सके। उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं बट कुछ घटा नहीं सकते। ठीक है। फिर आती है आपकी कार्यपालिका शक्ति, ये भी एक संसद की पावर है। संसद प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यान आकर्षण सूचना, स्थगन प्रस्ताव आदि के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। ठीक है। जबकि कार्यपालिका होती है क्या करती है? जो कानून संसद द्वारा बनाए गए हैं उनको लागू करने का कार्य करती है। तो ये भी कुछ पावर्स हैं संसद की। जैसे प्रश्नकाल में क्या होता है कि किसी भी संसद के सदस्य द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं विधेयकों पर, तो वो प्रश्नकाल के टाइम पूछे जाते हैं। शून्यकाल में भी ऐसे होता है कि जो मतलब सदस्य होते हैं वो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं शून्यकाल के अंतर्गत। ठीक है। ऐसे ही आपका ध्यान आकर्षण सूचना दी जाती है, जैसे कोई मंत्री है जो किसी विभाग से संबंधित है, माने कोई मंत्री हैं जो रेल विभाग से संबंधित हेड है उसके, और उनसे रेल के मामले का कोई कानून रखा गया है, वहाँ पे बनाने के लिए विधेयक रखा गया, प्रस्ताव रखा गया है, तो रेल मंत्री का ध्यान आकर्षण करने के लिए एक प्रस्ताव रखा जाएगा कि रेल के अंदर ये दिक्कत हो रही है, रेल विभाग के अंतर्गत आप इस पर कार्य कीजिए, तो इसको कहते हैं ध्यान आकर्षण सूचना। ये सब भी कार्य जो है होता है संसद के होते हैं। सरकार हमेशा इन प्रस्तावों को बहुत गंभीरता से लेती है, क्योंकि सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना भी की जा सकती है। ठीक है। अगर सरकार कोई गलत काम करेगी तो उसकी आलोचना भी की जाएगी, और अंततः मतदाताओं पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का सामना जो सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो होती है वो जनता के प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, डायरेक्ट वोट के द्वारा चुनी जाती है। अगर ठीक से सरकार जो है वो कार्य नहीं करेगी तो उसको वोट जो है लोग नहीं देंगे अगली बार, और वो सरकार सत्ता में फिर नहीं आएगी। इस वजह से भी सरकार जो है अच्छे से कार्य करती है। तो आगे का चैप्टर हमने पार्ट 1 जो है इसका आज कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर का पार्ट 2 में हम जो संसद के बाकी टॉपिक्स बचे हैं, जैसे आपका राष्ट्रपति हो गए, लोकसभा और राज्यसभा, इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में आज हमने संसद को अच्छे से देख लिया है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट कहीं रह गया हो तो आप एक बार दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।